Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8th history chapter 6 weavers, iron smelters and factory owners. Come to the page number 66. The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk clothes. यहाँ पर एक ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग उस ईयर 5,89,000 जो क्लोथ के पीस हैं उनका ऑर्डर दिया गया था, जिसमें 98 वेराइटीज़ थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉटन और सिल्क क्लोथ्स की. दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स. और वह एक यूरोपियन ट्रेड में कॉमन उसका एक नेम था पीस गुड्स. यूजुअली वुवन क्लोथ पीसेस दैट वर 20 yards लॉन्ग्स एंड 1 yard वाइड. यूजुअली एक वुवन क्लोथ होता था, क्लोथ का पीस होता था जो कि 20 yards लॉन्ग होता था और 1 yard वाइड होता था. Now look at the names of the different varieties of cloth in the book. अब हम यहाँ पर उस बुक में जो डिफरेंट वेराइटीज है क्लोथ की उसके नेम देखते हैं. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called cheap, कॉसेस और खासा एंड बंदना. जो नेम्स थे डिफरेंट वेराइटीज़ के उस बुक में, वहाँ पर जो कॉटन क्लोथ्स थे, कॉटन प्रिंटेड क्लोथ्स होते थे कपड़े, उन्हें छींट कहा जाता था, कॉसेस और बंदना. डू यू नाउ वर द इंग्लिश टर्म छींट्स कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं इंग्लिश वर्ड टर्म जो छींट है कहाँ से आया है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट. इसे हिंदी के जो छींट वर्ड से लिया गया. क्लोथ विथ स्मॉल एंड कलर फ्लावरी डिज़ाइन. एक क्लोथ जिसमें स्मॉल कलरफुल फ्लावर के डिज़ाइंस बनाए गए हों. From the 1680s, there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design, fine texture and relative cheapness. 1680s में जो ये प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का एक क्रेज़ इंडियन और यूरोपियन जो मार्केट्स में बहुत ट्रेंड इसका चल रहा था, क्योंकि उसमें कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस यूज़ किए जाते थे और उसका जो टेक्सचर होता था क्लोथ का फाइन टेक्सचर था, और जो प्राइजेज़ होती थी वो भी काफ़ी चीप होती थी. प्राइजेज़ जो थी क्लोथ की काफ़ी कम थी. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक. जितने भी रिच पीपल होते थे इंग्लैंड के, जिसमें कि क्वीन को भी इंक्लूड किया गया है, वे भी इंडियन फैब्रिक के क्लोथ्स को पहनते थे. सिमिलरली द वर्ड बंदना नाउ रेफर्स टू एट एनी ब्राइट कलर. यहाँ पर एक वर्ड बंदना एक इसे रेफर करता है कि ब्राइट कलर्स जो कि एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक फॉर और हेड और नेक के लिए एक प्रिंटेड स्कार्फ जो यूज़ किया जाता है जिसके कलर्स ब्राइट हो, उसे बंदना कहा जाता था. ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बंदना and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. यहाँ पर एक हिंदी जो वर्ड लिया गया है बंदना से इसे लिया गया है, और ये एक वैरायटी है जिस बंदना जिसमें कि क्लोथ को एक मेथड से टाइंग और डाइंग मेथड से इसको तैयार किया जाता है. ब्राइट कलर्स इसके ऊपर बनाए जाते हैं. देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. इसके अलावा भी अदर क्लोथ्स के इस ऑर्डर बुक में कई नेम दिए हैं जो कि उनके प्लेसेस के नेम पर हैं. कासिम बाज़ार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चारपुर एंड ये उनके नेम हैं जो कि उन क्लोथ्स के नेम उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एक जो वर्ड्स थे ये पूरी तरह से वाइड स्प्रेड फेमस हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे, जो कि इंडियन टेक्सटाइल के लिए पूरे वर्ल्ड में किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता था. हमारी जो वर्ल्ड है उसके डिफरेंट पार्ट्स में इंडियन टेक्सटाइल के कुछ ऐसे पॉपुलर वर्ड हैं जिन्हें कि सभी जगह यूज़ किया जाता था. इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स. बट द अर्ली 19th century
Worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. अर्ली 18 सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी से वरिड होकर जो वूल और सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो इंडियन टेक्सटाइल थी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था और ये कहा गया था कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है उन्हें उनके इंपोर्ट को बैन किया जाए। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनएक्टेड लेजिस्लेशन बैनिंग। 1720s में एक नियम बनाया गया जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की प्रिंटिंग के यूज़ पर, जो कि छींट होती थी, इसे इंग्लैंड में इंपोर्ट करने पर उन्होंने बैन लगा दिया। इंटरेस्टिंगली द एक्ट वॉज नोन एज द कैलिको एक्ट, और इसका जो नेम था कैलिको एक्ट रखा था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगिन टू डेवलप इन इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन में इंग्लिश जो प्रोड्यूसर थे वांटेड ए सिक्योर मार्केट। वे जो इंग्लिश जो प्रोड्यूसर थे एक सिक्योर मार्केट चाहते थे कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की। जितने इंडियन टेक्सटाइल है उसकी एंट्री को उनकी कंट्री में पूरी तरह से रोक दिया जाए। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। एक ही कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में ग्रो किया गया। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ इमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। उसके बाद एक प्लेन और वाइट मसलिन, जो प्लेन अनब्लीच्ड जो क्लोथ होते हैं उन पर, और वाइट जो मसलिन क्लोथ थे इंडियन क्लोथ, उनके ऊपर इंग्लैंड में ही उन क्लोथ्स पर प्रिंट डिज़ाइन जो होते हैं वो प्रिंट किए जाने लगे। इंडियन डिज़ाइंस को ही प्रिंट किया जाता था। कंपटीशन with Indian textile also led to a surge of technological innovation in England। इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन के कारण इंग्लैंड में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को सर्च करने की ज़रूरत थी। इसके लिए इन 1874 में द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। 1764 में जॉन के ने स्प्रिंग जेनी को इन्वेंट किया और जिसके कारण ट्रेडिशनल जो स्पिंडल्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही थी। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786। और स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद 1786 में कॉटन टेक्सटाइल वीविंग जो था एक रिवॉल्यूशन में की तरह चेंज हो रहा था। बहुत ज़्यादा इसमें कॉटन टेक्सटाइल में क्रांति आ गई थी। क्लोथ कुड नाउ बी वुवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी क्लोथ को बिल्कुल चीप रेट पर भी वुवन किया जाता था, उसकी बुनाई की जाती थी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू dominate world trade till the end of the 18th century। European trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profit out of this flourishing trade। जैसे इंडियन टेक्सटाइल का जो प्रभाव था वो वर्ल्ड में 18th सेंचुरी में वर्ल्ड के कई मार्केट्स में बढ़ रहा था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी वहाँ पर डच, फ्रेंच और इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने इसके ट्रेड को फ्लोरिश होने से उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट उन्हें मिला था। These companies purchase cotton and silk textile in India by importing silver। ये जो कंपनी थी इंडिया में सिल्वर को इंपोर्ट करके यहाँ से कॉटन और सिल्क परचेज करती थी। बट एज यू नो चैप्टर 2 व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। जब आपने चैप्टर 2 में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की पॉलिटिकल पावर्स मिल गई थी, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। उन्हें प्रीशियस मेटल को इम्पोर्ट करने की कोई नीड नहीं रह गई थी इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन इंडिया। इसके बदले में वे जो जमींदार और पीजेंट्स थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय टेक्सटाइल। और इस रेवेन्यू से इंडियन टेक्सटाइल बाय करते थे।